नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपके इंपॉर्टेंट जो इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में। तो आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो उसमें हम अपन बात करेंगे आपके पोएम के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में। आपके क्वेश्चन आंसर 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्सन है उसको देखते हैं, उसके आंसर भी देखेंगे। और सबसे खास बात यह है कि आपको इसके साथ में आपको हिंदी भी लिखकर बताई गई है, ताकि अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है या आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप हिंदी को याद रखिएगा और उसको इंग्लिश में आप उसको ट्रांसलेट करोगे या फिर हिंदी में याद रख पाओगे तो कुछ ना कुछ पार्ट उसका इंग्लिश में याद रह जाएगा। ठीक है, अब यानी दोनों ही मिक्स करके आप एक बार इंग्लिश याद करोगे, उसकी हिंदी समझ लोगे, तब आप मान लो कोई टर्म भूल भी जाते हो, कोई मीनिंग भूल भी जाते हो, तब आपको हिंदी वाले से याद आ जाएगा। तो चलिए अपन बात करते हैं हमारा जो चैप्टर नंबर जो पोएम है, आपकी पूरी पोएम में से कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्सन है, साथ में उसका आंसर जानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जल्दी से अपन देखते हैं इसके एक एक क्वेश्चन। ठीक है, और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आप निश्चित तौर पे आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप इन प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन कर लेते हो तब भी आप इंग्लिश में आने वाले क्वेश्चन आंसर को आराम से कर पाओगे। हम ये भी ट्रिक जानेंगे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तब आपको कौन सी ट्रिक लगानी है, और अगर आप मान लो क्वेश्चन आपको याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल याद नहीं होती, तब आपको कौन सा तरीका अपनाना है वो भी अपन वीडियो में पूरा जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं और साथ में इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आंसर तो सीखने ही वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, हमारी जो पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें ये दे रखा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। हमें ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट डज क्रो सिंबलाइज। क्रो है जो कौवा है, किसका प्रतीक है? सिंबलाइज मतलब किसका प्रतीक है। हमने जो पोएम पढ़ी है उसके अंदर हमें ये बताना है क्रो जो है, कौवा जो है, कौन से किस चीज का प्रतीक है। तो हमने पढ़ा है क्रो सिंबलाइज सोरो, मतलब दुख का प्रतीक है। कौवा कौन से किसका प्रतीक है? दुख का प्रतीक है। दिस डार्क साइड ऑफ नेचर इज फेस्ड बाय द मैन एट डिफरेंट टाइम इन लाइफ। मतलब क्या हुआ? द डार्क साइड ऑफ नेचर, जो नेचर प्रकृति की जो डार्क साइड है, मतलब अंधेरा है, जिसको हम कहते हैं दुखों का, ठीक है, जो भाग है, ठीक है, वो व्यक्ति को फेस करना पड़ता है समय समय पर लाइफ के अंदर। यानी व्यक्ति को समय समय पर दुखों का क्या है, एक दुख कह दो या फिर ऐसा पड़ाव जो अपने लिए क्या हो, मुश्किल हो, वो हमें समय समय पर क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट। डस्ट ऑफ स्नो क्या इंडिकेट करता है? पोएम हमने पढ़ी डस्ट ऑफ स्नो, उसके अंदर डस्ट ऑफ स्नो क्या इंडिकेट करता है? तो देखिएगा, यानी डस्ट ऑफ स्नो, तो बात करें, द पोएट सेज दैट समटाइम ए सिंपल इंसिडेंट चेंजेस आवर मूड एंड डेली रूटीन। कवि यहां पर पोएट ये कह रहा है कि सम टाइम यानी कुछ समय, सिंपल इंसिडेंट कोई छोटी सी घटना, मतलब बहुत सिंपल सी घटना भी क्या कर देती है, चेंज और मूड, हमारे मूड को चेंज कर देती है, एंड डेली रूटीन, और हमारे डेली रूटीन को भी क्या कर देती है, चेंज कर देती है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई छोटी सी घटना होती है, हालांकि कोई घटना इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो हमारे क्या कर देती है, मूड चेंज कर देती है, और साथ में क्या कर देती है, हमारा रूटीन जो है डेली, उसको भी क्या कर देती है, बदल देती है। द डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट होपफुल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। ये क्या करती है, ये जो डस्ट ऑफ स्नो है वो हमारे जीवन की क्या है, उम्मीद है, ठीक है, और उम्मीद के भरे पहलू को क्या करती है, डिनोट करती है, दर्शाती है, ठीक है। हमारे उम्मीद भरे पहलू, होपफुल एस्पेक्ट का मतलब उम्मीद भरे जो पल हैं उसको दर्शाती है। तो साथ साथ में आप हिंदी लिखी हुई है, सारा आपको मिल जाएगा मटेरियल। ये यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। व्हाट्सएप ग्रुप आपको पता है, लिंक मिल जाएगा, आपको पिन किया हुआ है, ठीक है। वहां पर जाकर आप जल्दी से जाकर उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। सारे के सारे मटेरियल जो है, जितने भी आपके स्टडी मटेरियल आपको मिलते हैं, वहां पर व्हाट्सएप पर अपलोड कर दिए जाएंगे, तो जल्दी से जाकर वहां पर कनेक्ट हो जाएगा। तो हम बात करते हैं, ये हमने बात कर ली डस्ट ऑफ स्नो क्या इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हाउ विल द वर्ड एंड अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट के अकॉर्डिंग वर्ड की एंडिंग कैसे होने वाली है, वर्ड कैसे डिस्ट्रॉय, खत्म होने वाला है। तो पोएट क्या कहता है, द टू ओपिनियन, उसके अंदर 2 ओपिनियन हमने कहानी में पढ़ रखा है। 2 ओपिनियन कौन कौन से हैं, अब आप देखो, वहां पर हमने कहानी पढ़ रखी है, तो कुछ एक ये हिंदी इसीलिए दी है कि हमें इससे हिंदी से कुछ और याद रह जाएगा और हम वहां पर क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो क्या दिया हुआ है, अबाउट एंडिंग ऑफ द वर्ड आर दैट द वर्ड विल एंड आइदर बाय द फायर और बाय द आइस। 2 उसने ओपिनियन बताए हैं। एक तो वर्ड एंड होने वाला है किससे, फायर से। फायर का मतलब यहां से किससे है, डिजायर से। डिजायर मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं उससे, और दूसरा बताएगा बाय आइस। आइस का मतलब क्या होता है, हेट यानी घृणा से। कवि ने 2 यहां पर पहलू बताए हैं वर्ड के एंडिंग के, या तो हो सकता है कौन सा,
या तो हो सकता है फायर यानी डिजायर, यानी हम बात करते हैं इच्छाओं की, यानी बहुत ज्यादा इच्छाएं, और दूसरा होता है आइस, आइस का मतलब हेट यानी घृणा से भी वर्ड की एंडिंग की बात कही है। नेक्स्ट है राइट डाउन द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर और आइस की सेंट्रल थीम क्या है, तो हमें यहां पर ये समझ में आ गया लगभग। तो इसी पार्ट का यही मैं बताना चाहता हूं आपको वीडियो में। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, कोई भी आपको पोएम से रिलेटेड पर्सन आता है, आप कुछ ज्यादा याद नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी थीम याद कर ले, उसकी 2 से 3 लाइन में थीम याद कर ले। अब आपका पर्सन आता है, तो अगर मैं उस कंडीशन में बात कर रहा हूं जब आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा कुछ, ठीक है, आपको क्वेश्चन आ गया पोएम के अंदर से बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, थीम लिख दो, तब कि आपको कुछ ना कुछ वहां से नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा दूसरा पर्सन यही था कि इसकी जो बात करते हैं फायर एंड आइस की क्या सेंट्रल थीम क्या है। तो हमने देखा द पोएट सेज दैट देयर आर टू मच डिजायर एंड हेट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर क्या है, बहुत सारी डिजायर है और बहुत सारे हेट्स भी हैं लोगों के पास में। ठीक है, टू मच डिजायर मे बी कॉज ऑफ वर्ड द वर्ड्स डिस्ट्रैक्शन, यानी एंडिंग कह दो या डिस्ट्रैक्शन कह दो। टू मच यानी बहुत ज्यादा डिजायर जो है, बहुत ज्यादा क्या है, डिजायर यानी बहुत ज्यादा इच्छाएं, हमारी जो बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं वो वर्ड के एंडिंग का कारण बताते हैं। और इसी तरह जो हम बात करते हैं, इसी के इक्वल जो आइस है यानी हेट जो है, यानी घृणाएं जो है, इच्छाएं भी जैसे कहा है वैसे ही घृणाएं जो है वो भी इसके इक्वल है, यानी वर्ड के डिस्ट्रॉय का कारण बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पर्सन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा पर्सन है हाउ डज ए टाइगर लिव इन द जू। जो टाइगर है वो जू के अंदर किस प्रकार रहता था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है यहाँ पे। ए टाइगर स्टॉप टॉकिंग द फ्यू स्टेप इन द कॉन्क्रीट सेल, यानी वो क्या करता था, कॉन्क्रीट सेल है यानी जो कंकड़ पत्थर है उसके ऊपर कुछ कदम क्या करता था, उस कोठरी के अंदर क्या करता था, घूमता था। ठीक है, कदम चलते रहता था। ठीक है, हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत थी वो उस सलाखों के, यानी वो जो पिंजरा था उसकी सलाखों के पीछे थी। ही इग्नोर विजिटर्स, वो क्या करता था, जो वहां पर विजिटर्स आते थे उनको क्या करता था, इग्नोर करता था, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता था। ठीक है, अब आपने पढ़ रखी है पोइम, हमने अच्छी से पढ़ रखी है, उसकी थीम हमें याद है, तो अगर आपको नहीं है तो कम से कम आप थीम तो लिखेंगे। नेक्स्ट राइट द आइडेंटिटी ऑफ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल की क्या आइडेंटिटी थी, क्रोकोडाइल कैसा था उसके बारे में हमें बताना है। तो क्रोकोडाइल इज ए डेंजरस, क्रोकोडाइल क्या था, खतरनाक था, लेकिन इट कम्स वीपिंग, वो क्या कर रहा था, रोते हुए आता है। वो कैसे आता है, रोते हुए आता है। इट इज ए बीस्ट, वो क्या है, एक जानवर है, बस सिंपल सी बात है। बीस्ट वो क्या है, एक जानवर है। इट इज ए बीस्ट यानी जानवर है। तो ये छोटी सी लाइनें हैं, बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है। अगर आप बहुत कुछ याद नहीं कर पा रहे तो कम से कम इन पर्सनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे बाहर आपके पोएम में से पर्सन नहीं आने वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट 7 नंबर पर जो पर्सन है वो हमें दिया है, व्हाट डज द बॉय लर्न फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल इन द पोएम। जब वो लड़का उस पोएम के अंदर, पोएम की बात कर रहे हैं, उसके अंदर अपनी बॉल को खो देता है, ठीक है, तब वो क्या उससे सीख लेता है। ठीक है, उससे उसको क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, कविता में गेंद खो जाने पर लड़का क्या सीखता है, ये पर्सन है। तो द बॉय वाज लर्न हाउ टू बियर ए लॉस, जैसा वो सीखता है उससे क्या, हाउ टू लर्न ए बियर, यानी लड़का नुकसान, कोई चीज खो जाती है तो उसका नुकसान कैसे उठाते हैं उसके बारे में। ठीक है, उसने बॉल को खो दिया, अब खोने के बाद का जो नुकसान है वो कैसे जो है वो सीखता है, कैसे उसको उठाना पड़ता है वो सीखता है। एवरीवन हैज लॉस वन एंड द अदर थिंक समडे, ये क्या कह रहा है कि हर किसी को एक ना एक दिन क्या होता है, कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। हर किसी को, कोई भी व्यक्ति है, एवरीवन की बात कर रहा है। एवरीवन क्या है, लॉस वन एंड अनदर थिंग समडे, कुछ ना कुछ उसको कभी ना कभी खोना पड़ता है। इट इज द नेचर, यही क्या है, प्रकृति है, यही प्रकृति का नियम है। नेक्स्ट हम बात करें, व्हाई डज अमंडा विश टू बी ए सोल इनहेबिटेंट ऑफ सी। जो अमंडा है वो समुद्र में अकेला निवास क्यों करना चाहती है, वो कहानी में हमने पढ़ रखा है। वहां पे अमंडा है वो क्या चाहती है, अब सब कुछ वहां से फ्रीडम चाहती है कि मुझे सब कुछ क्या कर दो, फ्री कर दो, मुझे स्वतंत्र कर दो, कोई भी मुझे कहे नहीं। हमने पढ़ा था सेंट पे, उसके अंदर। तो अमंडा इज आस्क्ड नॉट बी बाइट हर नेल्स एंड टू सिट अप स्ट्रेट। तो अमंडा को क्या कहा जाता है, अमंडा को कहा जाता है आप अपने नेल्स को बाइट मत कीजिए, नाखून जो है मत चबाइए, ठीक है, और सीधे बैठ जाइए, सिट अप स्ट्रेट, एकदम सीधे बैठ जाइए, ये कहा जाता है। और वो क्या सोचती है, इज इंस्ट्रक्टेड अगेन एंड अगेन, उसको ये इंस्ट्रक्शन बार बार दिए जाते हैं, ये जो कहा बार बार इसको कहा जाता है। सी थिंक दैट हिज फ्रीडम इज कटेल्ड, उसको ये कहा जाता है, कटेल का मतलब होता है, उसको ये कहा जाता है, उसको ये लगता है कि मेरी स्वतंत्रता है, यानी जो मेरी स्वतंत्रता है उस पर अंकुश लगाया जाता है, उसके ऊपर क्या लगाया जाता है,
फाउंडेशन लगाया जा रहा है, ठीक है, ये कहा जाता है, उसको ये लगता है। सो शी विश बी ए सोल इनहेबिटेंट टू सी टू एंजॉय फ्रीडम, वो इसलिए वो चाहती है कि वो क्या करे, वो वहां पर आनंद लेने के लिए समुद्र में जाए और वहां पर वो क्या करे, वो वहां पर फ्रीडम एंजॉय करे, अपनी स्वतंत्रता एंजॉय करे, क्योंकि वहां पर कुछ कहने वाला कोई नहीं होगा, तो वहां पर वो स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है, इसलिए वो क्या करना चाहती है, वहां पर जाना चाहती है। नेक्स्ट हमारा पर्सन है, हाउ डज अमंडा बिहेव इन द पोएम थ्रू आउट, जो अमंडा है, ठीक है, वो इस पूरी कविता में कैसा व्यवहार करती है, अमंडा का व्यवहार आपको बताना है। तो अमंडा इज ए टीनेजर गर्ल, वो क्या है, एक किशोर लड़की है, मतलब टीनेजर है। सी सकिंग सल्किंग एंड मूडी, वो क्या है, एक तो चिड़चिड़ी है और साथ में क्या है, मूडी भी है। सी डज नॉट पे अटेंशन टू द इंस्ट्रक्शन गिव बाय द हर मदर और फादर, जो उसके माता पिता उसको कहते थे, उसको जो इंस्ट्रक्शन देते थे, ठीक है, उस पर वो जो निर्देश देती थी उस पर वो क्या करती थी, बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, ठीक है। सी इज एन हर डे ड्रीम, वो अपने दिन के ख्यालों में खोई हुई रहती थी, मतलब दिन के जो कहते हैं ना, दिन में जो सपने देखने वाले, तो उसमें हमेशा खोई हुई रहती थी। तो ये क्या था, अमंडा का इस जो पोएम में है व्यवहार था। नेक्स्ट हम बात करें, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम एनिमल्स, एनिमल्स पोएम की थीम, फिर से वो पर्सन, अगर आपको कुछ याद नहीं है तो कम से कम उसकी थीम आप याद कर लो, अगर वो क्वेश्चन आता है तो आप उसकी कम से कम थीम तो लिख पाओ अच्छे से, और थीम अगर लिख दोगे तो मेरे हिसाब से आपको नंबर लगभग क्या होंगे, पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये इसका आंसर क्या है, पोइट वांट्स टू टेल ह्यूमन बीइंग दैट दे मस्ट रिमूव देयर डिस्क्रिमिनेशन वीकनेस बाय लर्निंग फ्रॉम द एनिमल, वो क्या कहता है इस कविता में, ये कहता है कवि कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य को बताना चाहिए कि उसे जानवरों से जो भेदभाव है, ठीक है, जो भेदभाव कैसे नहीं करते जानवर, उसके उनसे सीखना चाहिए, ठीक है, कमजोरियों को कैसे दूर करते हैं वो हमें किससे सीखना चाहिए, मनुष्य को जानवरों से सीखना चाहिए, ठीक है। कवि कहता है कि ये हमें सीखना यानी दूर करना चाहिए कि कैसे हम भेदभाव एक दूसरे से नहीं करें, कमजोरी अपनी कैसे दूर करें, वो हमें क्या किससे सीखना चाहिए, जानवरों से सीखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट दिया है, दे रिमेन क्लेम blessed self contained sinless and indiscriminate, मतलब हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमें किस तरह से शांत रहना चाहिए, कैसे आत्मनिहित खुद पर निर्भर रहना चाहिए, और कैसे पाप रहित और विवेकहीन, यानी ऐसे जिसमें हम किसी को दूसरे के ऊपर अत्याचार ना करें, ठीक है, और खुद क्या रहने चाहिए, हम विवेकहीन यानी इस तरह से रहना चाहिए जैसे विवेकहीन होते हैं। यानी हमें क्या कहा गया है इसके बारे में, हमें इसमें यह कहा गया है कि हमें जानवरों से क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए, ठीक है, और किस तरह से उनसे हमें सीख कर वो हमें अपनी लाइफ में क्या करनी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पर्सन है, व्हाट हैपेंड टू द हाउस व्हेन ट्री मूव आउट ऑफ इट, यानी जब घर से पेड़ निकल जाते हैं तो क्या होता है, हमने ट्रीज वाला जो पोएम है उसके अंदर पढ़ा है, ठीक है, यानी पेड़ के घर से निकलने से क्या होता है उसके बारे में घर बताना है। तो देखिए, द ट्रीज आर प्लेस्ड इन द हाउस फॉर इंटीरियर डेकोरेशन, ट्रीज को घर के अंदर लगाया क्यों जाता है, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए, मतलब घर के अंदर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या लगाए जाते हैं, ट्रीज लगाए जाते हैं। देयर रूट्स यानी उसकी जड़ें, लीव्स यानी उसकी पत्तियां, एंड ट्विंग्स यानी उसकी टहनियां, एंड स्टिफ विद एक्सर्शन, यानी वो क्या होती हैं, इनकी जड़ें, पत्तियां और जो टहनियां हैं वो परिश्रम से क्या हो जाती है, कड़ी हो जाती है, मजबूत हो जाती है, ठीक है। द ट्रीज आर सफरिंग अंडर द रूफ एंड द ग्लास इज ब्रेक डाउन, जो छत के नीचे के जो पेड़ हैं वो क्या हो जाते हैं, जो खिसक जाते हैं, सरक जाते हैं, और शीशे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, शीशे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज आर मूविंग लाइक ए डिस्चार्ज पेशेंट, और वो कैसे मूव करती है, उसकी ब्रांचेज ऐसे मूव करती है जैसे कोई हॉस्पिटल से या कोई पेशेंट है उसको डिस्चार्ज किया गया है, यानी उसके अंदर कैसे मतलब वीकनेस होती है उसी तरह क्या होती है, ये क्या करता है, मूव करता है। नेक्स्ट हमारा पर्सन है, व्हाट इज द ट्रीज इन द पोएम ट्री, द ट्री, कविता द ट्री में ट्री क्या है, द ट्री में ट्री क्या है, तो देखिएगा, ट्रीज आर लाइक ए न्यूली डिस्चार्ज हाफ डेजर्ट पेशेंट, वो क्या है, इस तरह का है जो क्या किया गया है, मतलब हाल ही में क्या किया गया, उसको डिस्चार्ज किया गया है, जो ऐसा पेशेंट है जिसको हाल ही में क्या किया, डिस्चार्ज किया गया, तो मतलब उसके अंदर क्या नहीं है, उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत नहीं है, ठीक है। दे आर वीक ड्यू टू द लॉन्ग इम्पर्समेंट इन द हाउस, मतलब लंबे समय तक वो क्या है, अपने घर में कैद रहने से वो क्या हो गया है,
वो घर में कैद रहने से, मतलब एक ऐसा पेशेंट जो बहुत लंबे समय से घर में कैद है, मतलब और वो क्या हो गया है, बहुत ज्यादा उसकी वजह से कमजोर हो गया है। ठीक है, तो ये इसके कहा गया है, इसके बारे में, ट्री के बारे में। नेक्स्ट हमारे जो पॉइंट है उसके हम क्वेश्चन बात करते हैं। द सिमिलरिटीज डज स्टर्नबर्ग ड्रॉ बिटवीन द फॉग एंड द कैट। जो स्टर्नबर्ग है उसने क्या किया, कोहरे और बिल्ली की समानताएं क्यों उसकी तुलना की आपस में, मतलब दर्शाई है कोहरे और बिल्ली को। कोहरा मतलब आप समझते हो फॉग यानी कोहरा। द पोइट कंपेयर द फॉग विद द कैट। जो पोइट है यानी कवि है उसने जो फॉग है उसकी तुलना किससे की है, बिल्ली से। क्यों की है? बोथ द फॉग एंड द कैट कम्स साइलेंटली ऑन देयर हंचेस। मतलब इसका क्या है, क्या नहीं, उसको कोहरा और बिल्ली दोनों क्या होते हैं, चुपचाप आते हैं। ठीक है, बोथ सिट लुक ओवर द प्लेस एंड द मूव ऑन साइलेंटली। और वहां पर क्या करते हैं, अपनी जगह पर रुकते हैं और फिर धीरे से चुपके से क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। मतलब वो इसलिए तुलना की है क्योंकि फॉग और कोहरा क्या होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम साइलेंट आते हैं। ठीक है, बिल्कुल चुपचाप आते हैं, जिस जगह पर रुकना होता है वहां रुकते हैं और फिर धीरे से क्या हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। तो ये उससे बताया गया है, इसलिए उसकी तुलना बिल्ली से की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो अगला पर्सन है 14 नंबर पर्सन, राइट द नेम ऑफ बेलिंडाज एनिमल्स। तो बेलिंडाज एनिमल्स जो है, बेलिंडा के जो एनिमल थे उनके नाम क्या है, तो ये आपको बताना है। तो बेलिंडा जो है, बेलिंडा एंड हर 4 पेट्स एनिमल लिव इन द लिटिल हाउस। बहुत छोटे से घर में क्या है, एक बेलिंडा और उसके 4 जो पेट एनिमल हैं, मतलब पालतू जानवर है, वो रहते थे। नेक्स्ट है द 4 एनिमल्स वर इंक, जिसमें से क्या है, एक है इंक, जो क्या था, एक ब्लैक किटन। ब्लैक किटन का मतलब हो गया बिल्ली का छोटा बच्चा। और उसके बाद है ब्लिंक, एक ग्रे माउस, एक माउस था ग्रे कलर का। उसके बाद है मस्टर्ड, एक येलो डॉग था। और नेक्स्ट था कस्टर्ड, जो एक ड्रैगन था। ये 4 एनिमल थे उसके, जो उसके नाम और साथ में उसको देख रखा है कौन कौन से एनिमल आपको इस तरह से याद रखने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पर्सन है वो हमें दिया हुआ है, डिस्क्राइब इन डिटेल कस्टर्ड द ड्रैगन। जो कस्टर्ड है वो ड्रैगन है, वो किस प्रकार से है वो आपको बताना है। तो देखिएगा, द ड्रैगन इज कॉल्ड कस्टर्ड। ड्रैगन का नाम क्या था, कस्टर्ड था। क्यों था? बिकॉज बेलिंडा एंड अदर एनिमल कंसिडर हिम ए कवर्ड। मतलब वो क्या थे, बेलिंडा और उसके जो अदर एनिमल थे उसको क्या समझते थे, उसको एक इस तरह का जानवर समझते थे जो क्या है, कायर है। जो क्या है, कायर है। ही हैज ए बिग स्लैप टीथ। उसके क्या थे, नुकीले दांत थे। देयर आर स्टिक्स ऑन हिज टॉप एंड हिज बॉडी आर स्केल अंडर अर्थ। देखो, तो उसके अंदर क्या थे, उसके शरीर के ऊपर तो क्या थे, उसके शरीर के ऊपर कीले, और जो उसके नीचे शरीर पर क्या थी, सल्क थे। उसके नीचे जो शरीर पर क्या थे, सल्क थे। इसके बाद में नेक्स्ट हमें देख रहा है, हिज माउथ इज लाइक ए फायर प्लेस। उसका जो माउथ है जो है, उसका मुंह जो था वो कैसा था, उसका अंगीठी के समान था। कैसा था, अंगीठी के समान था। तो ये हमें इसके अंदर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा पर्सन है, व्हाई वाज ड्रैगन कंसीडर एज ए कावर्डली ड्रैगन। उसको क्या कहा जाता था, कायर ड्रैगन क्यों कहा जाता था, मतलब उसको कंसीडर क्यों किया जाता था ड्रैगन को, कायर ड्रैगन। तो देखिएगा, द ड्रैगन इज कंसीडर्ड एज ए कावर्डली ड्रैगन बिकॉज, क्योंकि ही ऑलवेज क्राइज फॉर ए नाइस सेफ केक। वो हमेशा ये क्या करता था, ऑलवेज क्राइज, वो हमेशा क्या करता रहता था, सुरक्षित पिंजरे में जाने के लिए रोता रहता था। मतलब वो हमेशा क्राइज यानी रोता रहता था फॉर ए नाइस सेफ केक, मतलब एक सुरक्षित पिंजरे के अंदर जाने के लिए वो क्या करता रहता था, रोता रहता था, इसलिए। और दूसरा है, ही इज एड्रेस्ड एज ए कस्टर्ड बिकॉज ऑफ हिज टाइमिडिटी। मतलब क्या है, वो अपनी कायरता के कारण उसे कस्टर्ड कहकर संबोधित करते थे। उसको जो कायरता है या तो मतलब हमेशा वो डरते हुए किस में जाना चाहता था, पिंजरे में, वहां उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए वो क्या है, उसको कस्टर्ड कहते थे। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, ये लास्ट 2 पर्सन और देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पर्सन है, व्हाट टेक्स्ट डिड ओल्ड रिलीजियस मैन फाइंड अबाउट गॉड्स लव। ठीक है, यानी जो वर्द धार्मिक व्यक्ति था वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में कौन सा पाठ मिला उसे। तो देखिएगा, द ओल्ड रिलीजियस मैन फाउंड द टेक्स्ट अबाउट गॉड। उसने गॉड के बारे में क्या, गॉड लव्स के बारे में क्या देखा, क्या उसने फाइंड किया, दैट ओनली गॉड लव्स एवरीवन। जो गॉड है वो एवरीवन लव्स मतलब प्यार करता है, फॉर हिज इनर क्वालिटी, उसकी अंदर की क्वालिटी के लिए, नॉट फॉर हिज फिजिकल ब्यूटी और कलर, ना कि उसकी ब्यूटी और बाहर की जो सुंदरता है उसके कारण और ना ही उसके कलर के कारण।
जो गॉड है वो मतलब दूसरे लोगों से लव करता है, किस लिए? उसकी अंदर की क्वालिटीज के लिए, ठीक है, उससे लव करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम फॉर एन.ए. ग्रेगरी। एन.ए. ग्रेगरी जो आपकी पोइम है उसका विषय यानी उसकी जो पोइम की थीम है वो आपको बतानी है। द थीम ऑफ द पोइम इज एक्सप्रेशन ऑफ द मैसेज दैट एवरीवन शुड बी लव्ड ओनली फॉर हिज बिहेवियर एंड कैरेक्टर, नॉट फॉर हिज आउटर अपीयरेंस। मतलब क्या है? वही बात है जो हमने कही है कि इस कविता में ये बताया गया कि हर कोई उसके व्यवहार के लिए जाना जाता है। मैसेज फॉर दैट एवरीवन शुड बी लव्ड ओनली, जो एक दूसरे मतलब हर कोई दूसरे से प्यार करता है, लव करता है इस बिहेवियर, उसके व्यवहार के कारण, ना कि उसके बिहेवियर और उसके कैरेक्टर के कारण। उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, इससे उसको प्यार करते हैं, ना कि उसकी किसके लिए आउटर अपीयरेंस मतलब बाहर की सुंदरता के कारण, ना कि उसकी बाहर की सुंदरता के कारण लोग उसे पसंद करते हैं। तो ये थे हमारे पोएम के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप इन प्रश्नों का भी अच्छे से अध्ययन कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ रखा है तो कम से कम इन प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन कर ले, और अगर इतना भी आप नहीं कर पाए तो कम से कम 5 या 6 पोएम की, आप कम से कम 5-6 पोएम की थीम याद कर लीजिएगा, 2 से 3 लाइन, ताकि आप उसको आसानी से कवर कर पाओ, और नहीं आ रहा हो तो फिर आप थीम भी लिख पाओ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो पार्ट है उसके भी महत्वपूर्ण प्रश्न के अंदर अनुसार, यानी आपके फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक के जो क्वेश्चन आंसर रह गए, उसके बाद में जो रह गया फुटप्रिंट विदाउट फिट, उसके भी क्वेश्चन आंसर जल्दी डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।